के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। आज बात करेंगे घटा मतदान, जिम्मेदार कौन। कम मतदान प्रतिशत की चर्चा इन दिनों काफी जोरों पर है और ये तो हर चरण में ही हो रहा है कि 2019 के अगर मुकाबले बात कर ली जाए तो इस बार कम वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है। लेकिन अब आंकड़े स्पष्ट होने लगे हैं और पता चला है कि 5वें से 6ठे चरण तक की मतदान प्रतिशत में भारी कमी भी देखी गई, जिन पर पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम लोग जो है मतदाता जो है बहुत कम वोट डाले गए हैं और कारण कई सारे गिनाए जा रहे हैं। अब तक के 5 चरणों की वोटिंग की अगर बात कर ली जाए तो 5 चरणों में भी कम वोटिंग प्रतिशत देखी गई, 6ठे चरण में भी कम वोट प्रतिशत देखा गया। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर चरणों में 2019 के मुकाबले कम मतदान प्रतिशत दर्ज हुआ है। हालांकि चरण दर चरण अंतर अलग अलग रहा है और अलग अलग राज्यों में 5 साल पहले की तुलना में कहीं अधिक तो कहीं कम मतदान देखा गया है। ये तुलना पिछली बार ईवीएम से डाले गए वोटों से की गई, क्योंकि 2024 के लिए डाक मतों का डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है, ऐसा बताया जा रहा है। छठे दौर के मतदान के बाद आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि जिन सीटों के आंकड़े की तुलना 2019 से की जा सकती है उनमें से लगभग 2/3 या 258 सीटों पर इस साल कम प्रतिशत मतदान हुआ है और 88 यानी कि 5 में से एक अधिक बताया जा रहा है कि सीटों पर 5 साल पहले की तुलना में वोटों की जो कुल संख्या है उसमें भारी गिरावट देखी गई है। कम मतदान या कम वोट संख्या वाली सीटें कुछ राज्यों में सामान्य रूप से फैली ही नहीं है, बल्कि एक साथ उदाहरण के लिए केरल की सभी 20 सीटों पर मतदान में गिरावट देखी गई और उनमें से 12 सीटों पर 2019 की तुलना में ईवीएम में कम वोट दर्ज किए गए। उत्तराखंड की भी अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर कम मतदान हुआ था और 6 में से 3 सीटों पर इस बार कम लोगों ने मतदान किया। तो कई सारे आंकड़े हैं। 5वें और 6ठे चरण की बात कर लें या प्रथम चरण से 6ठे चरण तक की बात कर लें तो वोटिंग प्रतिशत में भारी गिरावट भी देखी गई है। और इसी बीच सीधा चलते हैं अमौसी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ घोसी चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन हो रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। देश का मोदी जी ने किया है। आज देश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण है मोदी जी के कारण, देश का सम्मान बढ़ा है मोदी जी के कारण, विकास के जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, बड़े बड़े संस्थान बन रहे हैं, कई मेडिकल कॉलेज, कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं IIIT, कहीं NIT, वो मोदी जी के कारण। और गरीबों के कल्याण के लिए भी जो कार्य हुए हैं, चाहे वह 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का उपलब्ध कराने का हो, चाहे वह 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा देने का कार्य हो, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का कार्य हो, या फिर 12 करोड़ घरों में शौचालय के निर्माण का। बहनों और भाइयों, यह सब कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और मोदी जी ने कहा है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत के उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 4 करोड़ लोगों को मकान मिल गए हैं, बचे हुए गरीबों को भी मकान देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी
मोदी जी के नेतृत्व में गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नए नए कार्यक्रम किए हैं, उनको लेकर के आए हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडी गठबंधन है। बहनों और भाइयों, जिसकी सोच ही नकारात्मक है, जो भगवान राम का भी विरोध करते हैं और भारत का भी विरोध करते हैं, दलितों का भी विरोध करते हैं, पिछड़ों के हकों में डकैती डालते हैं। बहनों और भाइयों, इनकी घोषणा पत्र को अगर आप देखेंगे तो इनका घोषणा पत्र लगता है जैसे कोई मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है, बहनों और भाइयों, इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनी तो वहां आरक्षण का लाभ मुसलमानों को भी देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति के आरक्षण में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सेंध लगाने की छूट देंगे क्या आप? मैं जानना चाहता हूं कि आप सेंध लगाने की छूट देंगे? बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही मिलना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आपके हकों में डकैती डालना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, इनसे सावधान होने की आवश्यकता है। इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर सत्ता में आएंगे तो जनता जनार्दन पर वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब जानते हैं आप? वरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों ने, पूर्वजों ने कोई संपत्ति बनाई है, आपको मिली है, तो कांग्रेस की सरकार आने पर, समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर इनके द्वारा उस संपत्ति को आधा ले लिया जाएगा और आधा लेकर के उसे रोहिंग्या को, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को बांटने का काम होगा। बहनों और भाइयों, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? अपनी प्रॉपर्टी पर डकैती डालने की छूट दिलवाएंगे क्या? और तीसरी बात क्या कहते हैं कि सत्ता में आए तो पर्सनल कानून लागू करेंगे। पर्सनल कानून का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल कानून का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, 3 तलाक की कुप्रथा को ये फिर से चालू करवाएंगे, बुर्के के अंदर महिलाओं को दुबक के रहना पड़ेगा। ये भारत के संविधान का अपमान है। भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए अभी आप सुन रहे थे घोसी से सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने तमाम बातें कही। 7वें चरण की वोटिंग के लिए जनसभा कर रहे थे। इसी के साथ अब बात कर रहे हैं मतदान प्रतिशत में इतनी गिरावट आखिर क्यों आई है, क्या कारण रहा। इस विषय पर 2019 में क्या कहते थे आंकड़े, वोटर के क्या ग्राफ थे, ये भी आपको बताना चाहेंगे ग्राफिक के माध्यम से कि 2019 में कितने वोटर थे और इसी के साथ ही साथ और अब 2024 में कितने वोटर हो गए हैं। गिरावट क्यों आई है, क्या कारण रहा है, क्योंकि तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो लगातार जनता की ओर से भी उठाए जाते रहे हैं। रोजगार जिसमें से प्रमुख मुद्दा भी माना जा रहा है। रोजगार के साथ साथ पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रोजगार के लिए लोग अपने घरों से, गांव से, शहरों से शहरों की ओर रुख करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर या दूसरे राज्य की ओर रुख करते हैं, जिससे भी एक प्रतिशत माना जा रहा है कि
वोटिंग में गिरावट आ सकती है, इससे आई है। लेकिन दूसरा कारण गर्मी को भी माना जा रहा है कि 40 से 46% तक का पारा आए दिन चढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के भी एक आंकड़ा रखा जा रहा है कि यह भी एक कारण हो सकता है। वहीं वोट बहिष्कार और ईवीएम खराब भी एक प्रमुख कारण है कि कहीं ना कहीं वोटिंग में गिरावट आने का एक प्रमुख कारण ये भी है। तमाम तरह के सवाल हैं जो उठते नजर आ रहे हैं। और श्वेता दुबे बीजेपी नेता और मयंक शुक्ला सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बीजेपी से श्वेता हमारे साथ है। श्वेता, जिस तरह से वोटिंग में गिरावट आई है और देखा भी जा रहा है लगातार, जब प्रथम चरण से लेकर के छठे चरण तक की मतदान हुआ है और इन चरणों में देखा यह गया है कि रोजगार का प्रमुख मुद्दा रहा। युवा सामने आकर के बहिष्कार करते नजर आए, ग्रामीण प्रमुख रूप से आगे आकर के अपना वोट बहिष्कार करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जो आम बुनियादी चीजें हैं, जरूरतें हैं, उनको पूरा नहीं किया गया और ऐसे में ये वो समय है जब वो अपनी भड़ास निकाल सकते। क्या आप इसको एक मुद्दा मानती हैं? क्या आप इसको कारण एक मानती हैं वोटिंग में गिरावट का? सॉरी, मैं इसको कोई कारण नहीं मानती हूँ। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है कि बड़े व्यापक पैमाने पर वोटिंग का बहिष्कार किया गया हो युवाओं के द्वारा या किसी के भी द्वारा। कहीं कहीं कुछ कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे अभी कल या परसों छठे चरण का जब 25 तारीख को मतदान था तो एक गांव में पुल नहीं बना था, तो उन्होंने, आजमगढ़ का है ये। यहाँ बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 5वें और चौथे चरण में भी कई जगह से वोटिंग बहिष्कार की खबरें सामने आई थी। तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखाई थी, जिसको लेकर के, सड़क निर्माण को लेकर के, बिजली को लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े करते जनता खुद नजर आ रही थी। तो वोटिंग बहिष्कार बहुत जगहों पर हुआ है श्वेता जी। नहीं, वोटिंग बहिष्कार हुआ है लेकिन समस्याएं अलग अलग हैं। अगर उसको सिर्फ ये कह दिया जाए कि बेरोजगार लोगों ने किया है केवल इसलिए, ये नहीं है। अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, तो जनता के पास एक माध्यम होता है कि सवाल यही है कि क्या ये कारण है गिरावट का वोटिंग का? जी, ये कारण उसका नहीं है, कारण तो कई है। बहुत ही जैसे कहना चाहिए माइन्यूट कारण माना जा सकता है, लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। तो क्या कारण मानती हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो मौसम है। गर्मी प्रचंड है इस समय, सबसे बड़ा कारण है जो। और 10 बजे से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक का समय जो होता है वो बहुत गर्म होता है। ये भी एक वोटिंग परसेंटेज पर सबसे बड़ा प्रभाव हमारे, मेरे हिसाब से तो गर्मी का है। दूसरी वजह है कि छुट्टियां चल रही हैं, और एक वजह, जब अभी थोड़ी देर पहले आपने भी ये बताया कि लोग बाहर काम कर रहे हैं, तो वो एक, मतलब क्या कहा जाए, हमारे यहाँ इस तरह का पलायन कर गए, ऐसा मैंने कहा कि बहुत सारी ऐसी खबरें थी कि पलायन किया जाता है। वोटिंग करने के लिए अपने घरों को नहीं लौटे हैं, तो ये सब कुछ कारण है जिन्होंने हमारे वोटिंग परसेंटेज को तो डाउन किया जिस तरह से आपने कहा कि गर्मी एक कारण आपने बताया, तो गर्मी का जो मौसम है ये चल रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं करना किसका काम है? देखिए, व्यवस्थाएं की जा सकती है, लेकिन अब ये कहिए कि अब गर्मी को एकदम, ये तो पहले से ही तैयारी की जाती है जब भी मतदान होता है। एक तैयारी अलग चीज होती है, लेकिन प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति को बूथ तक ले जाना इतनी बड़ी जनसंख्या में, क्या ये संभव है? आपसे आह्वान किया जा सकता है, कहा जा सकता है, लेकिन अब आपको जबरदस्ती पकड़ के वहां बूथ तक तो नहीं पहुंचाया जा सकता ना। ये तो जब आपकी स्वाभाविक इच्छा होगी जब ही आप वोट करने जाएंगे। तो यानी कि आप ये मानती हैं कि लोगों की इच्छा नहीं थी वोट करने की, एक कारण ये है कि लोगों की इच्छा नहीं थी वोट करने की, इस वजह से भी गिरावट आई है। खैर, मयंक शुक्ला हमारे साथ हैं, सपा प्रवक्ता। मयंक जी, क्या आप इसका कारण मानते हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कर लीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत ज्यादा व्यापक पैमाने पे लोगों ने वोटों का बहिष्कार किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जनता इस बार त्रस्त थी भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो 10 साल की सरकार रही है, उससे बहुत ज्यादा लोगों को संतुष्टि नहीं है। लोगों में एक निराशा भी रही वोटिंग को लेकर। साथ ही साथ गर्मी भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि गर्मी वाकई बहुत है। मगर अभी भाजपा नेताजी कह रही थी कि
इतने लोगों को निकाला नहीं जा सकता है, मगर सही तरीके से प्रशासन की सहयोग से लोगों तक पर्चियां पहुंचाना, जन जागरूक अभियान करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और प्रशासन का भी कार्य था। अभी मैं पढ़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही ये कहा कि सही सही तरीके से वोट नहीं बनाए गए, बहुत सारे वोट काटे गए। ये भाजपा के नेता ने एक शिकायत पत्र अपना दाखिल किया है। तो सच्चाई यही है कि वोटों के ऊपर सही से काम नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने और प्रशासन ने इसे सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए इस काम को पूरे। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी रही। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो बेरोजगारों वाली आपने बात बताई, बेरोजगार कहीं ना कहीं हताश हो गया है, क्योंकि अग्निवीर जैसी योजना लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिस योजना में 4 साल की नौकरी देने का काम कर रहे हैं। भाई सेना के हथियार जब ट्रेनिंग होती है उसमें 4 साल के आसपास तो हथियार चलाने और सब सामान्य चीजें सीखने में लग जाती हैं। एक टैंक चलाने में, अभी मैं एक रक्षा के विशेषज्ञ के साथ डिबेट में बैठा था, उन्होंने बताया कि एक टैंक चलाने की जो ट्रेनिंग होती है उसमें कम से कम भी समय लगता है तो 6 साल का लगता है। तो अग्निवीर जैसी योजना लाके जो जनता को, युवाओं को, बेरोजगारों को त्रस्त किया गया, उसकी भी एक निराशा हो सकती है। पेपर लीक के माध्यम से हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने एग्जाम दिया, बेचारे अपने घर से गए, सड़कों पे सोए, कहीं धर्मशाला में सोए, परेशान हुए, और जब एग्जाम दिया उन्होंने, उसके बाद उन्हें पता चलता है पर्चा लीक हो गया, तो उनकी जो गाड़ी कमाई का पैसा खर्च हुआ वो भी बर्बाद गया। लगातार 10 पेपर अब तक लीक हो चुके हैं या ऐसा हो चुका है कि उनके रिजल्ट नहीं आ पाए हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं निराश करती हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है और योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसको लेकर एक निराशा भी पैदा करती है। आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? समाजवादी पार्टी अपने आप को इस समय कहाँ पा रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की भी बात कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जनहित के मुद्दों को लेके आई है। ये जो 24 का चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये बेरोजगारों के हक के लड़ाई लड़ने का चुनाव है, ये नौजवानों के हक की लड़ाई लड़ने का चुनाव है, ये किसानों को परेशान और त्रस्त करने वाली और हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ चुनाव है। ये छोटा चुनाव नहीं है, इसमें अग्निवीर जैसी गलत योजना के खिलाफ चुनाव है, ये पेपर लीक के खिलाफ चुनाव है। तो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि हम जनहित की बात करेंगे। हम जो जनता के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जनता के साथ जनता की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया है, हम उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे, और जो भी गलत नीतियां 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की नीयत बिल्कुल साफ है कि हम जनता के हित की लड़ाई लड़ेंगे। जनता के हित की बात कर रहे हैं आप। 2019 में भी देखा गया था, जब गठबंधन किया गया था, यही मुद्दे उठाए गए थे, मुद्दे वही थे, लेकिन आंकड़ा कुछ और आया था। क्या लगता है इस बार किस तरह के आंकड़े आ सकते हैं? देखिए, मैं आपको हमेशा हर बार ये कहता हूँ डिबेट में, मेरा हमेशा कहना होता है जनता जनार्दन है। 2019 की परिस्थितियां अलग थी, 2019 का जो चुनाव था वो अलग विषय पे था, मगर इन पिछले 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी का घमंड और अहंकार बढ़ा है, उसमें उन्होंने और खराब नीतियां बनाने का काम किया है, और कॉर्पोरेट को, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने का काम किया है, और जनाक्रोश जो है वो और बढ़ चुका है। और जनता जनार्दन है, जनता सब देख रही होती है। हो सकता है कि 19 में जनादेश मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, मगर 24 का चुनाव ये निर्णायक चुनाव होने जा रहा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का सफाया 100% होने जा रहा है, क्योंकि मोदी जी की जो सरकार है उसकी विदाई तय हो चुकी है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। श्वेता जी क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि इस बार तो क्षत्रिय जो वोटर्स हैं, ठाकुर वोटर्स हैं, उनमें भी काफी नाराजगी देखी गई, और एक चरण, अब आखिरी चरण बचा है। देखिए, हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं। हमारे मोदी जी के हिसाब से 4 वह युवा, किसान, महिला और दलित, पिछड़ा वर्ग, हम उन्हीं के, मैं बोल लूं भाई साहब, फिर आप बोलिएगा, मैंने तो डिस्टर्ब नहीं किया आपके बीच में। तो हम उसी के अनुसार राजनीति करते हैं। और जैसा कि इनका कहना है कि जनता ने वोट नहीं किया, जी हाँ, जनता ने वोट नहीं किया। जनता राज्य बदलना नहीं चाहती, जनता खुश है, जो उसको चाहिए वो उसको मिल रहा है। और वो ये गठबंधन की झूठी राजनीति, सत्ता तक पहुंचने के जो ये तिगड़मबाजी चल रही है, जनता इससे ऊब चुकी है। यूपी के 2 लड़कों से ऊब चुकी है जनता, इसलिए कुछ भी एकदम शांत है, अंडर करंट है, और जो ईवीएम में कैद हो गया है, और 4 जून को पता चलेगा। और यही बात इन्होंने कहा कि देखिए, निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट ये सबको चेतावनी दी है कि सेना के ऊपर, सेना की योजनाओं के ऊपर कुछ भी आपको टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन फिर भी लगातार
विपक्ष की तरफ से ये कार्य किया जा रहा है। तो मैं अग्निवीर योजना या सेना से संबंधित किसी भी विषय में कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। और जो भी जनता का जनादेश है, जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा कि जनता ही जनार्दन है, तो जनता जनार्दन है और 4 जून को आपको पता चलेगा। देखिए, मुद्दे हमेशा रहते हैं, समाज है, समस्याएं भी रहेंगी, कोई भी पार्टी हो, किसी की भी सरकार हो, 100% सब चीजें, परेशानियों को दूर नहीं किया जा सकता है। और कम मतदान अगर हुआ तो क्या ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो मतदान कराता? वो उसमें जो सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जो हम लोग कर रहे थे प्रचार अभियान की कृपया वोट डालें, तो क्या ये विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो मतदान में सहयोग करे? कम मतदान का ठिकरा भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही फोड़ना कहां तक उचित है? क्या ये इनकी सही लोकतंत्र की परिभाषा है? ये मयंक जी क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी नहीं थी, ऐसा कह रही हैं श्वेता दुबे जी? देखिए, मुझे लगता है कि श्वेता जी को ये पता होना चाहिए कि विपक्ष तो अपनी जिम्मेदारी निभाता है, मगर विपक्ष जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है वो निजी संसाधनों से निभा सकता है, मगर सरकार तो पूरा सिस्टम होता है। मीन्स मुख्य जिम्मेदारी जो है सरकार की होती है। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। जो आदरणीय श्वेता जी ने कहा कि 4 भागों में बांटा था किसान नौजवान, तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, वो 4 भाग जो नरेंद्र मोदी जी ने बांटे थे वो मुझे लगता है सिर्फ शोषण करने के लिए और उनको प्रताड़ित करने के लिए बांटे थे। और चारों जो नाम लिए इन्होंने, युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का, उन सबके खिलाफ नीति बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार में करा है। और बात कर रहे थे सरकार में विपक्ष जो है तिकड़मबाजी करके सरकार बनाना चाहता है। पूरे देश ने देखा है कि ऑपरेशन लोटस के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से तमाम प्रदेशों में सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम किया है। मध्य प्रदेश में इनको जनादेश नहीं मिला तो इन्होंने जबरदस्ती जनादेश ले लिया, क्योंकि इन्होंने मन बना लिया था इनको अपनी सरकार बनानी है तो किसी भी तंत्र को उपयोग करके बनाना बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर ओपी मिश्रा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़ चुके हैं। ओपी जी, जिस तरह से चर्चा हो रही है कि इस बार जो मतदान प्रतिशत है उसमें भारी गिरावट देखी जा रही है 2019 के मुकाबले, तो इस बार क्या लगता है, ऐसा क्या कारण रहा है जिससे कि जो मत संख्या है उसमें गिरावट देखी जा रही, कमी आ रही है? आवाज नहीं आ पा रही है। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है ओपी जी। खैर, ओपी जी से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, दोबारा जुड़ने से कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ श्वेता दुबे जी हैं, मयंक शुक्ला भी हैं। लगातार देखा जा रहा है कि वोटिंग में जो गिरावट है वो तो देखी जा रही है, लेकिन इसका एक प्रमुख कारण और भी है जिससे कि जनता का ही एक रुझान आया। कहना था कि जो प्रत्याशी हैं उनके एक तरह से फैमिलियर नहीं थे, उन पर थोपे गए थे। ऐसे प्रत्याशी खड़े किए गए, ऐसे उम्मीदवार इस बार खड़े किए गए चुनावी मैदान में। क्या लगता है, क्या ये भी एक मुख्य कारण है श्वेता जी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जहां से आती हूँ और हमारे आसपास के जो प्रत्याशी थे उन्हीं को रिपीट किया गया है, तो पे वो प्रत्याशी तो नहीं है। हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि एकदम नहीं निकाल सकती, कहीं ना कहीं हो सकता है 1-2 प्रत्याशी ऐसे हो जो जनता जिनकी उम्मीद कर रही हो उनको टिकट ना मिली हो। तो ये हमारे यहाँ ये सब चुनाव, प्रत्याशिता का चुनाव शीर्ष स्तर पर होता है और इसकी अलग अलग श्रेणियां हैं, जो उनको पार करता है उसी को टिकट दिया जाता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है मयंक जी इस पर? देखिए, बरेली मंडल से हूं मैं। बरेली में 4 सीटों पे परिवर्तन किया गया। वरुण गांधी जी का टिकट काटा गया, वहां पे बाहर से प्रत्याशी को लाके लड़ाया गया, जिससे सिख समाज में और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत सारा विद्रोह हुआ, जिसका रिजल्ट अभी 4 जून को दिखाई देगा। बरेली में 9 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार जी का टिकट अंतिम दिन काटा गया, जिससे यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और 9 बार सांसद रहे तो उनका अपना जनाधार भी है, लोगों में बहुत नाराजगी और गुस्सा रही। ऐसे ही संघमित्रा मौर्य का बदायूं में टिकट काटा गया, जिसका भी रिएक्शन देखने को मिला। आंवला में भी लोगों में नाराजगी थी। देखिए, सरकार के प्रति नाराजगी और टिकट पे इनका लगातार जो भी इनके निर्णय रहे उससे भी लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा रहा। ये भी एक वजह है।
मगर जो सबसे मुख्य वजह है वो बेरोजगारी और किसान आंदोलन के प्रति जो सरकार का द्वेषपूर्ण रवैया रहा। अब बताइए, भाजपा ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिनके बेटे ने किसानों को दबा के मारा था, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया, उनके बेटे को टिकट दे दिया कुलभूषण सिंह जी के, जिनके जो बेटियों ने जिन पे आरोप लगाया था धरने पे बैठी, और वो बेटियां जिन्होंने देश के लिए स्वर्ण पदक लाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में बनारस विश्वविद्यालय में एक बिटिया के साथ बलात्कार होता है, और वो 3-4 फोटो जो वायरल होते हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ होता है, और जानकारी ये लगती है कि वो सब भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के लोग थे। तो मुझे लगता है कि भाजपा को इस पे भी जवाब देना चाहिए, मगर जैसे ही उनसे जवाब मांगो भाजपा के नेताओं से तो वो घुमाने लग जाते हैं। अरे, हम मणिपुर का भी विरोध करते हैं और हम संदेश खाली का भी करते हैं, क्योंकि महिलाओं को कहीं भी हो देश में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, हर चीज का विरोध होना चाहिए, राजनीति से अलग हटकर। श्वेता जी, क्या लगता है आपको, क्या ये भी एक कारण है जिस तरह से मयंक जी बता रहे हैं? धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छे से कहा कि मैं संदेश खाली का भी विरोध करता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप महिलाओं के विषय में सही तरीके से अपने विचार रखते हैं, पार्टी उससे हटकर। लेकिन मैं बोल रही हैं जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, आप सुनिए उसको, कि जैसा कि आपने कहा कि वहां पर सबसे ज्यादा टिकट तो आपके बदले गए, सपा के सबसे ज्यादा टिकट बदले गए, लास्ट टाइम तक आपने टिकट बदले हैं। कभी किसी का नंबर कट जा रहा था, कभी किसी का नंबर आ जा रहा था, कुछ पता नहीं था। और रही बात, आप कह रहे हैं कि हमने ब्रजभूषण शरण सिंह जी के बेटे को टिकट दिया। भाई साहब, ज्यादा दूर की बात नहीं है, जिनसे आपका गठबंधन हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी स्वयं अभी जेल होके आए हैं, और उनके आए, और हमने उनको टिकट नहीं दी है, हमने उनको बढ़ावा नहीं दिया है। अब जो भी होगा वो न्यायालय करेगा, और निश्चित रूप से उनको सजा, अगर उन्होंने किया होगा तो उनको सजा मिलेगी। श्वेता जी, लेकिन खिलाड़ियों में देखा गया था कि भीषण आक्रोश भी देखा गया था, जंतर मंतर में प्रदर्शन भी देखा गया था, किस तरह से खिलाड़ियों के बीच खींचतान की गई थी, बस में किस तरह से ढकेला गया था, तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जिसका विरोध भी ब्रजभूषण के खिलाफ देखा गया था। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस समय हम बात कर रहे थे कि कम वोटिंग प्रतिशत का जो मुख्य कारण है, मुख्य बिंदु है, आखिर वो क्या है, और ऐसा क्या रहा है इस बार 2019 के मुकाबले, जो इतना प्रतिशत जो वोटिंग का है लगातार गिरता जा रहा है। अब एक चरण बाकी है, एक चरण को लेकर के आगे क्या कुछ आता है, 4 जून को पिक्चर पूरी जो है वो क्लियर हो जाएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वोटिंग में गिरावट कारण क्या है, अहम जानकारी और अहम सवाल जो कि जनता की ओर से उठाए जा रहे थे आप तक पहुंचाए, और वोट बहिष्कार भी लगातार हुआ, ईवीएम खराब की खबरें लगातार सामने आई। ईवीएम खराब क्या रहा, टेक्निकल इश्यू क्या रहा, सारी ही चीजें और देखा गया था। और घटा मतदान कौन जिम्मेदार में हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कानपुर से इसी बीच खबर आ रही है, कानपुर से आपको एक खबर बता देते हैं, आज आ सकता है इरफान सोलंकी पर बड़ा फैसला। कानपुर से इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जाजमऊ में झोपड़ी में आग लगाने का ये पूरा मामला है। इरफान सोलंकी पर आज फैसला आ सकता है। फैसले से पहले कोर्ट में भारी संख्या में पुलिस भी तैनात है। इरफान सोलंकी के विधायकी पर संकट भी मंडराया हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर से बता रहे हैं, इरफान सोलंकी पर आज फैसला आ सकता है। आगजनी को लेकर के ये फैसला है। जाजमऊ में झोपड़ी में एक आग लगी थी, जिसको लेकर के आज फैसला आना है, और भारी संख्या में पुलिस बल भी कोर्ट के बाहर तैनात है। इरफान सोलंकी की विधायकी पर भी संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो कानपुर से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जाजमऊ में झोपड़ी में आग लगने का ये पूरा मामला बता रहे हैं, आज फैसला आ सकता है। इसी के साथ ही साथ संकट जो विधायकी पर है मंडराया हुआ है इरफान सोलंकी पर। दरअसल अभी 2 दिन पहले पेपर में आया, हम लोगों ने वीडियो भी देखा कि नज़ीर फातिमा की बेटी ने अपना एक वीडियो जारी किया, कुछ उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि इरफान सोलंकी उनके परिवार के लोग वो उनको धमका रहे हैं। तो हमें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है कि हम इस बात का खंडन करते हैं, हमारे परिवार की पूरी तरीके से जांच करा ली जाए, और फिर उनके परिवार की और उनके जो भी संगी साथी हैं जो पूरा मिलकर ये मुकदमे को कर रहे हैं, उनकी भी जांच करा ली जाए, वो सिद्ध करें। आजकल इस पूरे शहर में
जगह जगह कैमरे, ऑपरेशन त्रिनेत्र लगा हुआ है। अगर कोई किसी को धमकाएगा तो आपके पास साक्ष्य नहीं होंगे, आप दीजिए साक्ष्य, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो सनसनी फैला रही है निर्णय आने से पहले। वजह क्या है इसमें, और कुछ लोग भी शामिल है क्या इनको? कह नहीं सकते, ये तो बेहतर वही बता सकते हैं। क्या उम्मीद है फैसला कब तक आएगा इरफान के मामले में? अभी जल्दी आएगा। न्यायालय अपनी प्रक्रिया करती है, न्यायालय किसी से प्रभावित नहीं होती, न्यूट्रल तरीके से न्यायालय का जजमेंट आएगा। जब भी आएगा वो सरमाथे पे होगा, जो भी आएगा। अच्छा, ये सारा मामला भी रिजवान की बेल होने के बाद इन लोगों ने वीडियो वायरल किया है, लेटर भी वायरल किया है, इसमें क्या कहेंगे? दरअसल ये सनसनी फैलाना एक साजिशन, एक षड्यंत्र, इसे कहते हैं कि स्क्रिप्ट। जो ही एक बेल हो जाएगी तुरंत वो कुछ ना कुछ इस प्रकार का आरोप लगाने लगेंगे। मतलब किसी भी प्रकार का कुछ भी आरोप वो लगा सकते हैं, और ये सिर्फ सनसनी फैलाने का है, प्रशासन को प्रभावित करने का है और हम सबको प्रभावित करने का है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, भूपेंद्र चौधरी का दौरा है। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा है राजधानी लखनऊ से, आपको ये खबर बता रहे हैं। तो कुशीनगर, बलिया और वाराणसी का दौरा करेंगे भूपेंद्र चौधरी। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाओं में भी शामिल होंगे। तो 7वें चरण की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। दोपहर 12:30 बजे का समय नियत था, अब से कुछ ही देर बाद जनसभा होगी और गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाओं में भी शामिल होंगे। और बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।